हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में आपने चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपने काफी सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है, जिसमें आपने कहा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। आपने कहा कि जब आप देखते हैं जो संतति होती है वो काफी हद तक अपने माता पिता जैसी होती है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो एज इट इज आपको संतति में देखने को मिलते हैं, जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो हमारा सबसे पहले जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आया था। फिर हमने कहा कि जो एक ही पेरेंट होते हैं, जो जनक होते हैं, उनकी जो अलग अलग संतानें होती हैं उनमें अलग अलग जो आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, उसका क्या रीजन है। या फिर जो यहाँ पे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, जो संतान होती हैं, उनमें आप ये नहीं देखते हैं कि 100% सिमिलैरिटी होती है। आपने कहा ठीक है, अगर जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो संतति है वो सेम अपने पेरेंट जैसे दिखे। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर पास हुए हैं, ये हमें दिखता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी है पेरेंट्स में और संतति में। कैरेक्टर सेम ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो कैरेक्टर 100% सेम होते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंस पाया जाता है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने इस चैप्टर में पाया। आपने कहा ऐसा क्या है कि जो कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें सिमिलैरिटी पाई जा रही है। कैसे जो कैरेक्टर होते हैं वो माता पिता से जो संतति में जाते हैं। आपने साथ में ये भी जाना कि वो क्या रीजन है कि जिससे जो पेरेंट्स की जो संतानें होती हैं, जो संतति होती है, वो 100% अपने पेरेंट जैसी नहीं होती है, या फिर एक ही माता पिता के संतानों में यहाँ पे वेरिएशन पाया जा रहा है। तो आपने दोनों चीजें देखी। आपने इनहेरिटेंस, जैसे कि आपको अपना चैप्टर दिख रहा है, आपको अपने चैप्टर में दोनों ही शब्द दिख रहे हैं। आपने कहा इनहेरिटेंस में आपने देखा, आपने कहा वेरिएशन में आपने देखा। इनहेरिटेंस में क्या होता है? आपने कहा इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा था? कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ठीक है, कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? इनहेरिट हो रहे हैं। तो आपने इनहेरिटेंस को पढ़ा, आपने उसी में 3 लॉज पढ़े थे जो कि मेंडल के द्वारा दिए गए थे। आपने कहा था कैसे कैरेक्टर पास हो रहे हैं। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे वेरिएशन भी पाए जा रहे हैं। हमने कहा कि जो यहाँ पे संतति है वो अपने माता पिता से भिन्न भी है। उसमें आप देखते हैं कि चाहे आप दिखने में कहें, चाहे आप बिहेवियर में कहें, कुछ ऐसे कैरेक्टर आ जाते हैं जो उनके माता पिता से नहीं मिलते। तो वेरिएशन क्यों आ रहा है? जब यहाँ पे हमने कहा कि जब यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो पेरेंट्स से पास हो रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ कि वेरिएशन आ गया? ऐसा क्यों हुआ कि एक ही माता पिता की जो संतानें थी उनमें अलग अलग कैरेक्टर आपको देखने को मिले? इन सभी बातों के आंसर आपने इस चैप्टर में जाने हैं। अब बात आती है, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि आपने इस चैप्टर में कितना समझा है, आपने आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कितने यहाँ पे क्लियर हुए हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास एक स्टेटमेंट आती है, 4 आपके पास ऑप्शन आते हैं और आपको सबसे सही आंसर को चूज करना है। ध्यान दीजिए, जब भी आप बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपके सही आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे उपयुक्त शब्द को यहाँ पे क्या करना होता है? चूज करना होता है। इसके लिए क्या कहा जाता है? जब भी एमसीक्यू को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझेंगे। उसके बाद आपने चारों ही ऑप्शन को पढ़ना है। चाहे आपका आंसर पहले ही ऑप्शन में आपको लगता है, लेकिन फिर भी आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे पढ़ने हैं, तब जाके आपको पता चलेगा सबसे सही आंसर इनमें से कौन होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है उसमें आपसे क्या पूछा गया है? सबसे पहली स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। आपको कहा गया इफ अ हाइब्रिड एक्सप्रेस अ कैरेक्टर इट इज कॉल्ड। कह रहे एक हाइब्रिड आपके पास है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हाइब्रिड किसे कहते हैं? हाइब्रिड मींस संकर, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस भी कहते हैं। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस आपने 2 शब्द सुने थे। एग्जाम्पल ले लेते हैं वही जो कि हम लेते चले आ रहे हैं, जैसे कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपने कहा था हाइब्रिड का मतलब होता है, जैसे कि आपने कहा ये है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, यहाँ पे क्या है आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। ठीक है, आपने कहा ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। अब यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला? एक तो कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है। या फिर आपने कहा ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है।
ये आपको क्या दिखे, आपको कुछ अलग सा यहाँ पे देखने को मिला, सिमिलैरिटी नहीं है, आप क्या कहते हैं हाइब्रिड है, एक में एक जगह तो ए है, एक जगह बी है, या एक जगह ए है, एक जगह स्मॉल ए है। तो आप हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो अलग अलग चीजों को आप क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संकर कहते हैं या हाइब्रिड कहते हैं। अब आपने कहा एक हाइब्रिड है आपके पास, और हाइब्रिड में से एक कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। क्या कहा गया, इफ अ हाइब्रिड एक्सप्रेस अ कैरेक्टर, एक हाइब्रिड है, दो चीजें हैं और दो चीजों में से एक कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे। तो आप समझिए क्वेश्चन कहाँ से आया है। जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही आपने ये चीजें पढ़ी थी, तो आपने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट पढ़िए आप और इसका आंसर आप ढूंढिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, आपने समझ लिया होगा कि ये क्वेश्चन आपके पास कहाँ से आया है। तो ये क्वेश्चन आपके पास आया है आपके पहले लॉ से, जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ आपके पास आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि आपने कहा इसे कहते हैं आप प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसे आप कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्योंकि सबसे पहले आप देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या कहा गया, एपिस्टैसिस कहा गया है, डोमिनेंट है, को डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो ये जो तीनों शब्द हैं वो आपके एक ही लॉ से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो कि आपका पहला लॉ है। अब पहला लॉ आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने क्या पढ़ा कि जब आपने क्या किया, जब आपने सेम कैरेक्टर वाले लेकिन अलग अलग ट्रेट, ठीक है, आपने दो अलग अलग पौधे लिए जिसमें सेम कैरेक्टर था लेकिन ट्रेट अलग अलग ट्रेट थे। तो ले लेते हैं, हमने कहा आपने सेम कैरेक्टर लिया जिसमें आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, दो चीजें आपने कही हैं। आपने दो पौधे ले लिए हैं, एक था आपका प्योर टॉल जिसे आप कहते हैं, शुद्ध रूप से लंबा था। दूसरा पौधा आपने लिया जो प्योर ड्वार्फ है, शुद्ध रूप से बौना है, ठीक है। अब शुद्ध रूप से बौना है, उसके बाद आपने क्या कहा, आपने कहा कैरेक्टर क्या है, सेम है, क्योंकि कैरेक्टर में क्या है, हाइट ही है, लेकिन ट्रेट अलग अलग है। जहां आपने देखा ये क्या है, लंबा है, ये क्या है, बौना है, ठीक है। एक क्या था, लंबा था, और एक क्या था, यहाँ पे बौना था। शुद्ध रूप से थे, कैरेक्टर आपको पता है, ट्रेट आपको पता है। अब आपने क्या किया, जब आपने सेम कैरेक्टर वाले लेकिन अलग अलग ट्रेट वाले पौधों को लिया, आपने क्या कहा, जब आपने सेम कैरेक्टर को ले करके अलग अलग ट्रेट वाले पौधों को लिया और उनके बीच जब आपने क्रॉस कराया, तो आपके पास क्या आएगी, F1 जनरेशन आएगी। तो कर लेते हैं, आपने कहा कि सबसे पहले क्रॉस करने से पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था ये तो है पेरेंट, हमने कहा यहाँ पे बनेंगे गैमीट, तो गैमीट में दो गैमीट बने लेकिन एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे, यहाँ पे भी दो गैमीट बने लेकिन एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे। मैं ये पे हटा रही हूँ क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास कितने गैमीट आ गए हैं, आपके पास दो गैमीट ये हैं और आपके पास दो गैमीट ये हैं, ठीक है। अब इनका क्रॉस जब कराया गया तो क्रॉस, ध्यान दीजिए क्रॉस कराया गया, लेकिन इसकी हमने प्रोसेस पूरी पढ़ी थी। हमने कहा था ये मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया है। मेंडल ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सेम कैरेक्टर को लिया और ट्रेट अलग अलग देखे, जहाँ एक बौना पौधा था और एक लंबा पौधा था, ठीक है। अब जब उन्होंने दोनों पौधों को लिया तो दोनों पौधों के बीच में ही पॉलिनेशन हो, इसके लिए उन्होंने पूरी कंडीशन को वहां पे क्या किया था, क्रिएट किया था। क्या क्या चीजें की थी, आपको बताया गया था, वहां पे उन्होंने इमैस्कुलेशन किया था, प्लांट से मेल पार्ट को रिमूव कर दिया गया था। क्यों, ताकि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, स्वपरागण ना हो सके। हमें ना ही स्वपरागण कराना था, ना ही हमें पर परागण कराना था, हमें पर परागण कौन सा कराना था, इन दोनों के बीच में हमें कराना था, ठीक है। यानी कि हमें ये भी नहीं चाहिए था कि इसी प्लांट में पॉलिनेशन हो जाए या इसी प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो जाए या इन दोनों के साथ किसी दूसरे प्लांट का पॉलिनेशन हो जाए। हमें ये चाहिए था कि सिर्फ इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए सबसे पहले इमैस्कुलेशन की प्रोसेस की गई। क्या होता है इमैस्कुलेशन,
जब प्लांट से जो या तो मेल पार्ट को हटा दिया गया है या तो पूरा ही मेल पार्ट हटा दिया गया है, ठीक है, जिसे आप स्टेमेन कहते हैं, या तो जो पॉलिन ग्रेन थे या जो एंथर था उसे हटा दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले इमैस्कुलेशन होता है। सेकेंड, जो फीमेल पार्ट होता है उसमें बैगिंग कर दी जाती है ताकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ना हो सके किसी दूसरे प्लांट के साथ, ठीक है। बैगिंग हुई, तो जब यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या किया कि एक प्लांट में तो क्या था, सिर्फ फीमेल पार्ट रखा और एक में सिर्फ मेल पार्ट आपने रखा। मेल पार्ट में आपने क्या, जो प्लांट था, जो आपने फीमेल प्लांट के वहां पे बैगिंग कर दी, तो जब आपने देखा कि दोनों मैच्योर हो गए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने मेल पार्ट को रखा, यहाँ पे आपने फीमेल पार्ट को रखा, ठीक है, दोनों जब यहाँ पे क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, गैमीट का फॉर्मेशन हो गया है। अब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो आप क्या करेंगे, बैगिंग वहां से हटा लेंगे और वहां पे क्या कराएंगे, पॉलिनेशन कराएंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन वहां पे करा रहे हैं। उसके बाद रीबैगिंग की जाती है। रीबैगिंग इसलिए की जाती है ताकि फिर से पॉलिनेशन की प्रोसेस ना हो सके, तब जाके आपको ये क्रॉस देखने को मिल रहे हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपने क्रॉस कराया तो आपने क्या देखा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आपने इस टी का क्रॉस इसके कराया तो आपके पास ये आया, फिर आपने इसका क्रॉस जब इसके साथ कराया तो आपके पास ये रिजल्ट आया, और एट लास्ट आपके पास फिर से ये रिजल्ट आया। ये है आपकी F1 जनरेशन, यानी कि ये है आपकी पहली पीढ़ी, ठीक है। अब ये पहली पीढ़ी आपके पास आ गई है और पहली पीढ़ी में आपके पास रिजल्ट क्या आया, आपने कहा ये जितने भी प्लांट आपको दिख रहे हैं ये क्या थे, आपने कहा ऑल टॉल, क्या थे, ऑल टॉल थे। अब आपने क्या देखा, अब अगर आप बात करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो आपको क्या दिख रहा है, हाइब्रिड दिख रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको दिख रही है। यही हमने कहा था, हमने कहा था अगर ये है तो हमने कहा था ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, अगर ये है तो हमने कहा ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये हाइब्रिड है, ये संकर है, ठीक है। आपको हाइब्रिड कंडीशन देखने को मिल रही है जिसमें आपने कहा ऑल टॉल है। अब स्टेटमेंट क्या आई थी आपके पास, आपके पास स्टेटमेंट आई थी कि जब सेम कैरेक्टर वाले लेकिन जिनमें ट्रेट अलग अलग थे उनके बीच में क्रॉस कराया गया, तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ने ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया था, सिर्फ एक ही जनक ऐसा था जिसने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया था, वो था टॉल प्लांट, ठीक है। और जिस पेरेंट ने अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस किया था उसे आपने क्या कहा, उसे आपने कहा ये है डोमिनेंट, ठीक है। और जिस पेरेंट ने अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया था, दैट इज ये वाला जो कि आपका स्मॉल टी है, उसे आपने कहा था रेसेसिव। डोमिनेंट को आप क्या कहते हैं, आपने कहा प्रभावी, जो अपने गुण को दिखा रहा है, जो अपने गुण को एक्सप्रेस कर रहा है उसे आप कहते हैं डोमिनेंट, जो अपने गुण को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे आप कहते हैं रेसेसिव या अप्रभावी। अब आप देखिए क्या है कि स्टेटमेंट आपके पास स्टेटमेंट थी इफ अ हाइब्रिड एक्सप्रेस अ कैरेक्टर, अगर एक हाइब्रिड एक कैरेक्टर को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है तो क्या कहेंगे इसे, आपने कहा इसे कहेंगे एपिस्टासिस, आपने कहा इसे कहेंगे डोमिनेंट, आपने कहा इसे कहेंगे कोडोमिनेंट, आपने कहा इसे कहेंगे रेसेसिव। तो एक्सप्रेस की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, एक कैरेक्टर जब एक्सप्रेस हो रहा है तो एक्सप्रेस में कौन आएगा, आपने कहा डोमिनेंट, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट यही तो आई थी कि जब एक संकर में से कोई एक कैरेक्टर क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, आपने कहा उसे कहेंगे डोमिनेंट कहेंगे, उस जनक को या उस कैरेक्टर को हम कहेंगे डोमिनेंट है, प्रभावी है। इसे कोडोमिनेंट नहीं कहेंगे क्योंकि कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि दोनों ही पेरेंट खुद को इक्वली क्या करते हैं, वहां पे एक्सप्रेस करते हैं, इसका मतलब होता है कोडोमिनेंट। रेसेसिव का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब जो पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे आप कहते हैं कि ये क्या है, रेसेसिव है। तो आंसर आपके पास क्या आया, आपने कहा डोमिनेंट। आपने कहा कि जब कोई हाइब्रिड में से एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है तो उसे हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट पेरेंट है, ठीक है। तो आप आंसर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आपने जो फर्स्ट लॉ है वो देख लिया है। इससे आगे भी हमारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें हम क्या कहते हैं, देखिए ये तो सिर्फ इतना पोर्शन था जो आपके क्वेश्चन में आपके पास आया था। अब आपके पास आता है रेशियो वाला क्वेश्चन जो कि फर्स्ट लॉ में ही आता है। तो आपने कहा जब सेल्फ क्रॉस कराया गया, सेल्फ क्रॉस में क्या किया, आपने कहा ये F1 जनरेशन थी, इसी के बीच में आपने क्या किया, सेल्फ क्रॉस कराया, तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, दो प्रकार के गैमीट बनाएंगे, ठीक है। दो प्रकार के जब आप गैमीट बनाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा F2 जनरेशन का,
वो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, आपने कहा कैपिटल टी, ये है आपके पास F2 जनरेशन, जिसमें आपने कहा कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये क्रॉस करेंगे। ये किस प्रकार से आया है, आपने गैमीट बना दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने गैमीट बना दिए हैं। गैमीट का आप इसी प्रकार से क्रॉस करेंगे, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब आपके पास दो प्रकार के क्या आए हैं, रेशियो आए हैं, ठीक है। एक आपके पास आएगा 3:1, एक आपके पास आएगा 1:2:1, ठीक है, दो प्रकार के रेशियो आएंगे। आपने कहा 3:1 है फिनोटिपिक रेशियो, फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पे जो आपको दिख रहा है वो आपने कहा 3 लंबे थे पौधे और एक छोटा था, ठीक है। लेकिन जब आपने जीनोटिपिक रेशियो देखा, आपने क्या देखा, उसका जीनोटाइप देखा, आपने कहा एक तो प्योर टॉल था, दो हाइब्रिड टॉल थे और एक ऐसा था प्योर शॉर्ट था, ठीक है। ये आप रेशियो भी ध्यान में रखते चलेंगे। इसके बाद आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कलर ब्लाइंडनेस इज एंड डैश लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक क्या है, एक आपके पास क्या आती है, डिजीज आती है, ठीक है, बीमारी आती है कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस में आपको कहा गया है कि ये जो आपको डिसऑर्डर देखने को मिला है, ये कहाँ पे आपको पाया जाता है, तो आपने कहा ये Z क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है, ये Y क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है, ये X क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है, ये नन ऑफ द अबव। सबसे पहले तो आप ये हटा लेंगे, Z क्रोमोसोम जैसा आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, ठीक है, पहला ऑप्शन हट जाता है। अब आपके पास आते हैं X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम। इसका मतलब आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कलर ब्लाइंडनेस क्या है। यहाँ पे जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। अब आपने क्या देखा, आपने कहा कि हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिसे आपने क्या कहा 23 पेयर होते हैं। आपने कहा 22 जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो 23rd जो क्रोमोसोम होता है, जो एक पेयर क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर की बात हो रही है और ये एक पेयर की बात हो रही है, तो ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में। 22 जो 22 जोड़े क्रोमोसोम है वो सेम हो रहे हैं, लेकिन एक जोड़ी जो क्रोमोसोम है वो अलग होती है दोनों में। आप कहते हैं कि जहां आप फीमेल में XX लिखते हैं वहीं आप मेल में XY लिखते हैं, ठीक है। इन्हें आप कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जो आपको XX और XY कहा जा रहा है ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्यों ये सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, लिंग का निर्धारण जो होगा वो इन्हीं दो क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, ठीक है, इसलिए आप इन्हें क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। या आप ये कहिए कि सिर्फ इसकी वजह से होता है, XY की वजह से होता है। ये जब आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था तब आपने कहा था कि कैसे यहाँ पे लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम का आपके पास ऑप्शन आया है, इसका मतलब ये क्या है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, यानी कि ये ऐसा डिसऑर्डर है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उन पे प्रेजेंट होती है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि X क्रोमोसोम पे होता है या Y क्रोमोसोम पे होता है, तो सबसे पहले आपके पास आंसर आता है कि ये होता है X क्रोमोसोम पर, ठीक है। आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 X क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अब इसी से आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है उसकी संभावना मेल में ज्यादा होती है, जबकि हमने अभी क्या बात की है, जबकि हमने अभी बात की है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, हमने अभी बात की जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके लिए जो उस बीमारी के लिए जो जीन उत्तरदायी है, आप इतना समझ लीजिए, उस बीमारी के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो X क्रोमोसोम पे आता है। तो आपने क्या कहा कि फीमेल में तो क्या है 2 X है, मेल में क्या है 1 X है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि फीमेल ज्यादा बीमार होनी चाहिए, ठीक है, मेल के कंपैरिजन में फीमेल ज्यादा बीमार होनी चाहिए। लेकिन आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि जो यहाँ पे मेल है, मेल में ज्यादा चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के। इसका क्या रीजन होता है, इसका रीजन आपको यहीं पे मिल गया, आपका आंसर ये है। आपका रीजन क्या है, ये है, क्योंकि ये रेसेसिव क्या है, एक रेसेसिव बीमारी है। अब रेसेसिव का मतलब होता है कि देखिए मेल में तो सिर्फ एक X क्रोमोसोम है, फीमेल में 2 X क्रोमोसोम है, तो फीमेल में ये बीमारी तभी होगी जब दोनों X क्रोमोसोम पे क्या है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन मेल में एक ही क्रोमोसोम है और अगर यहीं पे क्या हो गया है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन आ गया है, तो जो यहाँ पे मेल होगा वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल में क्या होता है कि अगर यहाँ पे अगर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो हम कहते हैं कैरियर है। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये दिखाई नहीं देती है, जीन्स में है प्रॉब्लम, एक एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे है कलर ब्लाइंडनेस का जीन, लेकिन प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये कैरियर है। ये क्या करेगी, इस एक्स क्रोमोसोम को या इस कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन को ये पास करेगी अपनी अगली जनरेशन में, अपनी अगली पीढ़ी में क्या करेगी, ये क्या इसे पास करेगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं कैरियर। लेकिन अगर दोनों पे यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, अफेक्टेड है। यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को पूरी तरीके से मिलती है। मेल में क्या होता है, या तो एक्स क्रोमोसोम पे है, या तो अफेक्टेड है, या तो अनअफेक्टेड है। दोनों ही चीजें हो सकती हैं, या तो अफेक्टेड होगा या अनअफेक्टेड होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल यहाँ पे क्या है, हमने कहा आपके पास इसी बेसिस पे प्रॉब्लम आती है, आपके पास अब प्रॉब्लम इसी बेसिस पे आती है। कैसे आती है ये ध्यान दीजिए, आपको कंडीशन दी जाती है, आपको कंडीशन दी जाती है आपके पास 3 कंडीशन आती है, ठीक है। एक में कहा गया है जो फीमेल है वो कैसी है, अफेक्टेड है, ठीक है। मेल नॉर्मल है, यहाँ पर ये कैसी है, फीमेल अफेक्टेड है, मेल यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। सेकंड में आपको कहा गया है कि जो फीमेल है वो कैसी है, कैरियर है, मेल यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। तीसरा आपको कहा गया कि फीमेल नॉर्मल है लेकिन मेल कैसा है, यहाँ पे अफेक्टेड है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, आपको कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो फीमेल है वो यहाँ पे कैरियर थी, मेल यहाँ पे अफेक्टेड आ सकता है। आप किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आपको कहा जाता है कि एक फीमेल है वो अफेक्टेड है, एक मेल है, एक फीमेल है जो अफेक्टेड थी कलर ब्लाइंडनेस से, उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे मेल से जो कि नॉर्मल है। अब आप बताइए कि F1 जो जनरेशन आएगी उसमें कलर ब्लाइंडनेस की क्या स्थिति आपको देखने को मिलेगी। या फिर आपको कहा गया एक फीमेल थी जो कैरियर थी, उसकी शादी हो गई है एक नॉर्मल मेल से, अब बताइए कि F1 जनरेशन में क्या कंडीशन आएगी, कलर ब्लाइंडनेस की। या फिर आपको कहा गया एक फीमेल थी जो नॉर्मल थी, उसकी शादी हो गई एक अफेक्टेड मेल से, अब बताइए F1 जनरेशन में क्या स्थिति पाई जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप जल्दी से अपनी कॉपी में देखिए और बताइए कि इनकी क्या स्थिति पाई जाएगी। ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। आगे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए आप देखिए कि क्या क्या स्थिति यहाँ पर आ सकती है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें आप पढ़ेंगे, डैश इज अ टाइप ऑफ ट्रेट whose phenotype is influenced by more than one gene, ठीक है। आप क्वेश्चन फिर से कहिए, आपने कहा कि आपको देखने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑन्कोजीन, मोनोजेनिक ट्रेट, पॉलीजेनिक ट्रेट एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको कहा है कि डैश इज अ टाइप ऑफ ट्रेट whose phenotype is influenced by more than one gene, कि आपको ये देखना है कि ये जो ट्रेट है ये इस प्रकार का ट्रेट है कि जिसका फिनोटाइप, ठीक है, जिसका फिनोटाइप एक से ज्यादा जीन से प्रभावित होता है। इसका मतलब कि उसके लिए, उस ट्रेट के लिए, जो ट्रेट आपको कहा गया, आप ध्यान दीजिए, ट्रेट और कैरेक्टर में कंफ्यूज नहीं करेंगे, कोई ऐसा ट्रेट है जिसके प्रभाव के लिए या जिसके लिए एक से ज्यादा जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे आप क्या कहेंगे, ऑन्कोजीन ट्रेट कहेंगे, मोनोजेनिक ट्रेट कहेंगे, पॉलीजेनिक ट्रेट कहेंगे या नन ऑफ द अबव कहेंगे। तो ऑब्वियसली बात है आपका आंसर होना चाहिए पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, जेनिक यानी कि बहुत सारे जीन जिस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसे आप कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है उससे आप एक बार पढ़िए। आपको कहा गया है एन इंडिविजुअल्स कलेक्शन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड, ठीक है, कि कोई भी इंडिविजुअल है उसका जो जीन्स का कलेक्शन है उसे आप क्या कहेंगे, ठीक है। उसे कहेंगे जीनोटाइप, या फिर कहेंगे फिनोटाइप, या कहेंगे ट्रेट, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन को हम एक एक बार करके देख लेते हैं। आपने कहा जो लास्ट आपका ऑप्शन है वो आप हटा लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आप कहेंगे ट्रेट, तो ट्रेट आपने क्या कहा, ट्रेट आपने क्या कहा, आपने कहा कि जीन्स की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जिन्हें आप एलील कहते हैं, तो एलील क्या करते हैं, ट्रेट को यहाँ पे क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि एक जीन पेयर है कैपिटल टी, ठीक है।
फिर उसने कहा कि ये जो जीन पेयर है इसके अलग अलग फॉर्म्स हमारे पास आते हैं। आपने कहा स्मॉल टी भी आता है, आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी भी आता है। ये सारे क्या है, इस जीन पेयर के एलील होते हैं। ये एलील क्या कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपने कहा प्योर टॉल है, ठीक है। आपने कहा प्योर डॉर्फ है, आपने कहा हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने कहा जो जीन है, जीन की अलग अलग जो फॉर्म है वो अलग अलग ट्रेट को दिखा रहे हैं। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जीन्स का जो कलेक्शन है उसे आप ट्रेट कह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को पहले ही क्या कर लेंगे, इस ऑप्शन को पहले ही काट लेंगे। सेकेंड आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर हम इसे देखें तो आपने इसे क्या कहा था, सिर्फ टॉल कहा था। अगर हम इसे देखें फिजिकली, आपने क्या कहा, आपने कहा ये टॉल था, ये लंबा था। आपको ये नहीं पता था कि ये हाइब्रिड टॉल है, आपको ये देखा कि ये लंबा है। आपको कैसे पता चला ये हाइब्रिड टॉल है, जब आपने इसका क्या देखा, जीनोटाइप देखा। तो फिनोटाइप का मतलब ये नहीं है कि जो जीन्स की जो एक्चुअल पोजीशन है, फिनोटाइप का मतलब है जो आपको फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि आपके पास एकमात्र ऑप्शन बचा है, दैट इज जीनोटाइप। क्या कहेंगे, आपने कहा कि जो किसी भी इंडिविजुअल का जो जीन का कलेक्शन होता है उसे आप क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप हमें क्या बताता है, जीन्स के बारे में बताता है। किसी भी कैरेक्टर की जो स्थिति है वो क्या है, होमोजाइगस है, वो हेटेरोजाइगस है, उसी कंडीशन को हमें बताता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है। जो भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो आप घर जाके उन्हें रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं, गलत हुए हैं, आप घर जाएंगे वो टॉपिक एक बार फिर से आप पढ़ेंगे और उसी प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे जो अगले जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।